नमस्ते। आज शहरी स्वशासन का सेकंड क्लास है और लास्ट क्लास है। इसके बाद हम शहरी स्वशासन के एमसीक्यू करेंगे और फिर विधिवत रूप से 3 छोटे टॉपिक के बाद हमारी जो पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। तो चलो शहरी स्वशासन का दूसरा जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन वाला है, आपको थोड़े थोड़े फैक्ट ध्यान रखने होंगे और जो पहला वीडियो है उसको भी ध्यान से देख लेना। इस साल हो सकता है कि आपको एग्जामिनर पंचायती राज से ना पूछकर कहाँ से पूछे, शहरी स्वशासन से पूछे। ठीक है, इतना कोई डीप में नहीं पूछने की संभावनाएं हैं, आपको बेसिक्स पूछेगा वो। तो बेसिक्स पूछ के आप बेसिक्स ठीक करके आ जाना। हाँ, अगर वो डीप साइड पे जाए, अंदर तक पूछे, तो फिर सोच समझ के क्वेश्चन को हैंडल करना। पर संभावनाएं यही हैं कि वो क्या पूछे, बेसिक्स पूछे, क्योंकि बेसिक्स ज्यादा टफर होती है। आप थोड़ी अप लेवल की चीज तो क्या कर लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, कई बार दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन बेसिक्स भूल जाते हैं। तो चले शुरू करें। चलो, अब हम पढ़ रहे हैं आज की राजस्थान में नगरीय स्थानीय स्वशासन कैसा होगा। तो देखो, राजस्थान के अंदर जब आपको देखना होगा तो पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि वो कौन कौन सी जो रियासतें थी जिन्होंने पहले अपने यहाँ पे लागू किया। वो सारे फैक्टर जो आरपीएससी नो डाउट पूछ सकती है आपको। तो देखो, राजस्थान में शहरी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी। तो पहली सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जो शहरी स्वशासन है वो कौन सी सेंचुरी में आता है, वो आपका आता है 19वीं सेंचुरी में, 19th। 19वीं जो शताब्दी है उसका विषय है कौन? शहरी स्वशासन। कौन है? शहरी स्वशासन। चले, अब वो क्या कह रहा है कि 1864 और 1865 में, अब 1864 और 1865 जब आप देखो तो ऑटोमेटिक ये कौन सी सेंचुरी हो जाती है? 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी हो जाती है। तो यहां से सीधा लिख लेना कि 1864 और 1865 के बीच आपको कौन दिखता है? माउंट आबू। कौन सी आबू है ये? माउंट आबू। तो माउंट आबू के अंदर आपको क्या दिखता है? सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का निकाय दिखता है। वो भी कौन से क्षेत्र का? शहरी क्षेत्र का। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है। माउंट आबू वो जगह है राजस्थान में जहां पर कौन बैठते थे? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ही किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स ही किसको ला रहे हैं? शहरी स्वशासन को ला रहे हैं, स्थानीय स्वशासन को ला रहे हैं। तो जहां ब्रिटिशर्स बैठे होंगे वहां ऑटोमेटिक सबसे पहले क्या बन जाएगा? स्थानीय शहरी स्वशासन बन जाएगा। तो 1864 से 65 के बीच में राजस्थान में सबसे पहले माउंट आबू के अंदर जहां ब्रिटिशर्स खुद बैठे थे वहीं किसकी शुरुआत हो जाती है? आपके स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो जाती है। फिर देन 1866 में माउंट आबू के बाद उनका दूसरा ठिकाना कौन सा था? वो उनकी 2 हवेलियां थी जहां आपको मिलने जाना है। एक है माउंट आबू और दूसरी है अजमेर। तो 64-65 में माउंट आबू में शुरू की, फिर उन्होंने कहाँ शुरू करी? अजमेर। देखो बहुत लॉजिकली है कि माउंट आबू राजधानी थी, पहले माउंट आबू, फिर अजमेर भी उनका अड्डा था तो अजमेर, फिर देन ब्यावर भी उनकी बहुत बड़ी छावनी थी तो ब्यावर। तो देखो 67 में कहाँ आ रहे हो आप? ब्यावर आ रहे हो। तो अपनी सीक्वेंस बन गई कि 1864 से 65 के बीच कहाँ बैठे हैं वो? राजस्थान में शहरी शासन को लेकर माउंट आबू में। देन वो कहाँ गए हैं? 1866 में अजमेर। 1866 में कहाँ चले गए हैं वो? अजमेर। देन वो 1867 में कहाँ चले गए हैं? ब्यावर। 1867 में वो कहाँ चले गए हैं? ब्यावर। अब ये सीक्वेंस बैठ गई 64, 65, देन 66, देन 67। उसके बाद आप देखो राजस्थान की राजधानी में ही जाएंगे, ये 1868 में जयपुर जाएंगे। तो जस्ट एक क्विक रीडिंग लगाओ और सोच लो कि सबसे पहले माउंट आबू बैठे थे, देन अजमेर, देन ब्यावर, और एक साइड का ईयर याद रखो। 1864, 1866 में कहाँ थे? माउंट आबू थे। देन 66 में अजमेर ले आओ और देन 67 में ब्यावर ले आओ। जयपुर का आपको अपने आप देखो याद रहेगा ईयर 68। तो 66, 67, 68 और ऊपर क्या है आपका? 64, 65। तो क्लियर? आगे चले। चलो, फिर आजादी के बाद पहला राजस्थान कस्बा नगर पालिका नियम 1951 में बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि आपकी आजादी के बाद, किसके बाद? आजादी के बाद फर्स्ट जो है, पहला जो कस्बा नगर पालिका, राजस्थान कस्बा नगर पालिका नियम जो है, राजस्थान कस्बा नगर पालिका नियम, ये याद रखना है इस साल के लिए। कब बनता है? तो 1951। लेकिन 1951 में बनता तो जरूर है। अब देखो यहां से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला ये कि बनता कब है, तो बनता तो कब है? 1951 में।
लेकिन उसको इम्प्लीमेंट लागू कब उसको खत्म कब किया जा रहा है, तो परंतु 1959 में इसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो कस्बा अधिनियम बनता 1959 में है और सिर्फ कितने टाइम तक ये रहता है, खत्म कब हो जाता है ये 1959 में। ये दोनों चीजें आपसे क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है कि भाई वो कब बना था, 1951 में बना था सबसे पहले आजादी के बाद, देन उसको खत्म कब कर दिया 1959 में। ये दोनों क्वेश्चन आपसे क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब कस्बा नियम तो कर दिया खत्म, फिर कौन सा लाए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। कस्बा नियम को बदल कर क्या बनाया, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। देखो बहुत एक शब्द का ही डिफरेंस है, एक है कि आजादी के बाद आप राजस्थान कस्बा नगर पालिका अधिनियम 1951 लाए, जिसको आप 1959 में क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। फिर आप एक उसी समय नया ला रहे हो जिसके नाम में से सिर्फ आपने क्या हटाया है, कस्बा हटाया है, और क्या कह रहे हो उसको, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कह रहे हो। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। अभी ईओआरओ का भी एग्जाम हुआ था, उसमें आपने जो 1959 वाला एक्ट है उसको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो उसमें बदलाव किए गए थे उसी को क्या किया गया था, पूरा सिलेबस बना के पेपर में डाल दिया गया था। तो बहुत सिंपल है कि 59 में बना आजादी के बाद, वो था कस्बा नगर पालिका। उसी कस्बा नगर पालिका को आप कब खत्म कर रहे हो, आप 1959 में उसको खत्म कर दो और कस्बा नगर पालिका की जगह आप 1959 में ही क्या बना लो, नगर पालिका अधिनियम। उसी नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके 2009 में नए तरीके से लागू करो, जिसे आप क्या कहोगे, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, सारी चीजें आपको रिविजन में आई। तो चलो एक बार मुझे बताओ कि माउंट आबू में कब बनता है, देन मुझे बताओ अजमेर में कब बनता है नगरीय निकाय, फिर बताओ ब्यावर में कब बनती है, और देन जयपुर में। देखो ब्यावर आपसे पूछा जा सकता है, कारण है कि ब्यावर आपका नया जिला भी बना है, उस वजह से। आगे चले, चलो अब शहरी स्वशासन की संस्थाएं, हमें अब क्या पढ़नी है, शहरी स्वशासन की संस्थाओं के विषय में पढ़ना है। तो देखो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट से क्वेश्चन आ सकता है। 9 अगस्त 1994 से राज्य में निम्न प्रकार की शहरी स्वशासन संस्थाएं हैं। वो पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कब से शहरी स्वशासन की संस्थाएं हैं, तो कब से है राजस्थान में, 9 अगस्त 1994। तो देखो बाहर निकाल के लिखो 9 अगस्त 1994, 9 अगस्त 1994 से आपके पास क्या है, आपके पास शहरी स्वशासन की संस्थाएं हैं। किसकी संस्थाएं हैं, शहरी स्वशासन की। अब ये शहरी स्वशासन की संस्थाएं कौन कौन सी है, जो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी की सारी पढ़ लेंगे। पहली देखो हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, नगर निगम। अब नगर निगम क्या होगा, देखो नगर निगम में आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि नगर निगम सबसे उच्च स्तर पर है। अगर हम एक ऐसा त्रिभुज बनाए तो सबसे ऊपर कौन है, नगर निगम है। शहरी स्वशासन में सबसे ऊपर कौन है, नगर निगम। और इसके पास एक चीज और है, नगर निगम वही बनेगा जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक होगी। तो यहाँ देखो आपको सीधा इंडिकेशन है कि आपको जनसंख्या या तो 5 लाख रखनी है और 5 लाख से बढ़ा देनी है। क्या कर देनी है, 5 लाख से बढ़ा देनी है। तो जहां कहीं भी जनसंख्या, किसी भी शहर की जनसंख्या पूरे के पूरे राजस्थान में 5 लाख से प्लस हो जाए, 5 लाख से बढ़ जाए, वहां की कौन बन सकता है, नगर निगम बन सकता है। तो देखो 5 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर क्या बनेगा, नगर निगम। अब नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहेंगे, सिंपल है, उसको या तो महापौर कहते हैं या क्या कहते हैं, मेयर। यह नगरीय शासन की सर्वोच्च इकाई है। देखो मैंने अभी आपको ये डायग्राम बना के दिया कि वो क्या है, शीर्ष पर है। कौन सी जगह पर है, वो शीर्ष पर है। देन उसकी स्थापना, तो स्थापना के लिए क्या देखना है आपको कि राज्य विधानमंडल के विशेष अधिनियम से हुई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नगर निगम की स्थापना के लिए नियम कौन बनाता है, तो राज्य विधानमंडल बनाता है। क्लियर। फिर कानूनी निकाय है, ये कैसा निकाय है, कानूनी। अब कानूनी कैसे हुआ, तो दिमाग लगाओ, आपने नियम किससे बनवाया, विधानमंडल से बनाया। तो विधानमंडल के विधि से या नियम से बनने वाली संस्था कौन है, नगर निकाय है। तो वो ऑटोमेटिक क्या हो गई, कानूनी हो गई। और जैसे ही वो एक कानूनी निकाय होगी, उसके पास अपना क्या होगा, मुद्रा, उसके पास अपनी सील होगी, जिसपे आप देखा करो नगर निगम का स्टैंप लगा हुआ रहता है। तो बहुत सिंपल है नगर निगम। आप एक इमेजिन करो, एक ट्रायंगल को, जब आप एक त्रिभुज को इमेजिन करोगे शहरी स्वशासन की संस्थाओं में, तो जो आपको सबसे एपेक्स दिखेगा, जो सबसे ऊपर दिखेगा,
वो नगर निगम दिखेगा। अब आप सोचोगे कि यार सबसे ऊपर क्यों है नगर निगम, तो बहुत सिंपल है कि भाई इसकी जनसंख्या ज्यादा है। तो बता कर लो कि कितनी है जनसंख्या, बोलो 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए हमने नगर निगम बनवाया है। किससे कहकर आपने नियम बनाए नगर निगम के लिए, तो राज्य विधानमंडल से कहकर बनवाए, इसलिए ये कानूनी है। और इसके पास अपनी खुद की क्या है, मुहर है, सील है इसके पास अपनी। देन आपको क्या याद रखना है कि इसके अध्यक्ष को आप महापौर या मेयर कहेंगे। और यह नगरीय स्वशासन की कैसी है, सर्वोच्च संस्था है। आगे चले, चलो अगला, नगर निगम की परिषद क्षेत्र में जनता चुनती है। अब नगर निगम की जो परिषद बनती है उस क्षेत्र की कौन चुनती है, जनता चुनती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि नगर निगम के परिषद को कौन चुनता है, तो उस क्षेत्र की जनता चुनती है। आगे चलते हैं, नगर निगम की जनता अपना मेयर चुनती है। नगर निगम की संरचना, अब हमें देखनी है कि नगर निगम की संरचना में कौन कौन होगा। तो देखो सिंपल है, नगर निगम है। अब नगर निगम किसके लिए बनाया, बोर्ड पे देखें आप सभी लोग, नगर निगम किसके लिए बनाया गया है, सॉरी नगर निगम किसके लिए बनाया गया है, नगर निगम बनाया गया है उस क्षेत्र की जनता के लिए, उस क्षेत्र की जनता के लिए। तो उस क्षेत्र की जनता के लिए बनाया गया है, तो जनता से ही चुन के आपने क्या बना दी, जनता से ही चुनकर आपने वहां क्या बना दी, परिषद बना दी। क्या बना दी, परिषद। अब इस परिषद बना दी। दूसरा, इस नगर निगम का आपने क्या बनाया है, एक अध्यक्ष बनाया है, जिसको क्या कहेंगे हम, जिसको हम मेयर कहेंगे। अब मान लो कभी मेयर छुट्टी मार ले, मेयर कह दे यार मेरे घर तो बहुत काम है, अभी दीपावली है, तो मुझे तो क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो आपको उपाध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा, जिसको आप क्या कहोगे, उप महापौर। क्योंकि आपको पता है कि सरकार में कोई भी काम, देखो एक जनरल चीज, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको सरकार में किसी भी प्रकार का काम कराना है ना, तो सरकार सबसे पहले क्या बनाएगी, समिति। देखो कभी आप ऐसे ऐसे कॉमन सेंस से सोचा करो, जैसे राजस्थान में नए जिले बनाने थे, सरकार ने क्या बनाई, समिति। राजस्थान में कुछ बड़ा बड़ा घट जाए तो क्या बनती है, सबसे पहले समिति। तो सरकार का एक घिसा पिटा सा एक एकदम बढ़िया सा डायलॉग है कि अगर हमें कुछ काम करना है तो हम अकेले तो करेंगे ही नहीं, हम क्या बनाएंगे, समितियां। हम पूरी पूरी क्या बिठाएंगे, समिति बिठाएंगे। तो पूरी समिति के आगे पीछे सरकारों के काम घूमते रहते हैं। तो नगर निगम में भी अगर काम होना है तो उनको क्या बनानी पड़ेगी, समिति। जैसे आपने पंचायत में भी क्या देखी थी, समिति देखी थी। फिर ये क्या बनाएंगे, समितियां बनाएंगे। अब इतने सारे लोग हैं, देखो परिषद में भी है, अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है और समितियां भी हैं। ये सब लोग ढंग से काम करे या ना करे, इसके लिए इनको क्या करना होगा, इनको एक आयुक्त, कमिश्नर बनाना होगा। तो निगम में क्या होता है, एक कमिश्नर भी होता है, जिसको क्या कहते हैं, निगम आयुक्त कहते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। तो बहुत सिंपल है कि भाई नगर निगम की संरचना कैसी है, बोलो एकदम सिंपल है। सबसे पहले उस क्षेत्र के लिए बनाई गई है, तो उस क्षेत्र की जनता से आप क्या बनवा लो, परिषद बनवा लो। बन गई आपकी परिषद। अब परिषद के बाद आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष लाने हैं। अध्यक्ष को आप मेयर कह देना। अब मेयर कह दे मेरे घर तो दिवाली है, मेरे तो बहुत काम है, मेरी पत्नी ने मुझे दिवाली की सफाइयों में लगा रखा है, तो आप उसके लिए एक उपाध्यक्ष ले आना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखो हम सरकारी लोग हैं और सरकार में कोई काम बिना समितियों के नहीं होता है, तो समितियां बनाओ। तो बना दी फटाफट समिति। अब समितियां भी है, उप महापौर भी है, मेयर भी है, परिषद भी है, और ये सारे लोग क्या गारंटी है कि ढंग से काम करे या ना करे। तो इन्होंने कहा कि एक ऑफिसर सरकार से नियुक्त करा दो, जिसका नाम हम क्या निकाल देंगे, निगम आयुक्त निकाल देंगे। तो कितना इजी हो गया आपके लिए सब चीजें कनेक्ट करना। वैसे ही आपको ये सारा का सारा घटक क्या करना है, याद रखना है। आगे चलूं, चलो अब देखो वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम हैं, तो 11 है। अब देखो पहले 10 थे, चूंकि अभी 11वें की घोषणा हुई है तो मैंने यहाँ ऐड कर दी, ताकि आपको भटकना नहीं पड़े करंट अफेयर्स के लिए कि भाई अभी एक और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, 10 नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको 10 + 1 भी याद रख सकते हो कि 10 तो थे, एक की क्या हुई है, अभी घोषणा ही हुई है। अब ये कौन है, तो देखो बहुत आसान है, अजमेर को सबसे पहले याद करो। क्यों याद करो सबसे पहले अजमेर को, क्योंकि आपको याद आना चाहिए कि सेंटर पॉइंट जहां पे अंग्रेज बैठे थे वो अजमेर था, तो अजमेर तो हर हालत में होगा, तो अजमेर। देन किसको याद कर लो, बीकानेर को। फिर जयपुर तो हो गई। अब जयपुर के 2 हिस्से कर दो, जयपुर को ग्रेटर कर दो और जयपुर हेरिटेज कर दो। तो देखो कितना सिंपल है, बिना देखे लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अजमेर, देन क्या लिखते हैं, बीकानेर, ठीक है। फिर हम किसको याद करते हैं, अपने जयपुर को याद करते हैं, और जयपुर को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं।
ग्रेटर। देन हम क्या करते हैं, जयपुर बहुत सुंदर शहर है तो हम उसे क्या दे रहे हैं, हेरिटेज दे रहे हैं। क्या है वो, हमारी हेरिटेज है, विरासत है। तो 4 देखो आराम से याद हो गए बिना माथा पच्ची किए। फिर हम कहाँ चले जाते हैं, हमारे मारवाड़ में जोधपुर। अब जोधपुर को कैसे बांटे, तो बड़े बहुत सिंपल है, जोधपुर उत्तर दक्षिण कर दो, तो जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। अब बेचारा कोटा वो कह रहा है कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं तो शिक्षा की नगरी हूं, मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत है, तो फिर ले आओ कोटा। अब कोटा को भी कैसे बांटो, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। तो ये देखो आपके सामने 8 के 8 पड़े हैं। आपको अजमेर से शुरुआत करनी है, देन आपको बीकानेर आना है, देन आपको कहाँ जाना है, जयपुर जाना है। जयपुर बड़ा है तो जयपुर ग्रेटर, और जयपुर बहुत सुंदर है और जो हमारे लिए विरासत की तरह है, तो जयपुर हेरिटेज। देन जोधपुर जी रोने लग जाएंगे, तो जोधपुर को उत्तर और दक्षिण में बांट देना। देन कोटा कहेगा कि यार मैं तो शिक्षा नगरी हूँ, मेरा भी तो नाम होना चाहिए, तो कोटा भी डाला, उसको भी 2 भागों में बांटो, उत्तर और दक्षिण। ये हुए 8। अभी कितने हैं, 11 हैं। अगले देखते हैं। हाँ, अगला कौन सा है, उदयपुर। उदयपुर कहता है मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मेरे एक से ही खुश हूँ। देन भरतपुर, और जो अभी नया घोषित हुआ है वो कौन सा है, भरतपुर का ही पड़ोसी है अलवर। तो आपके पास कितने हुए, 11 हुए। 8 हम अभी पीछे तक देखे थे, अजमेर है, देन बीकानेर है, फिर जयपुर है। जयपुर में भी 2 हिस्से हैं, जयपुर ग्रेटर है, जयपुर हेरिटेज है। देन हमारे पास जोधपुर है, जोधपुर उत्तर दक्षिण, कोटा उत्तर दक्षिण। फिर आप उदयपुर को ले आना। उदयपुर कहता है यार मैं सिंगल ही ठीक हूँ, मेरे को ज्यादा आप 2 हिस्सों में मत तोड़ो। उदयपुर है, भरतपुर है, और अभी किसकी घोषणा हुई है, अलवर की घोषणा हुई है। तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, आगे चलूं, चलो। हाँ, अगला कौन है, नगर परिषद। अब नगर परिषद में भी वही है कि नगर परिषद में भी क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, जनसंख्या। देखो जितना भी शहरी संरचना है ना, उसमें आंकड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट जनसंख्या है, क्योंकि जनसंख्या के बेसिस पर ही आप शहरों में क्या कर पाओगे, विभाजन कर पाओगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं 1 से 5 लाख की आबादी। कितनी आबादी, 1 से 5 लाख। आपको 5 लाख पर रुक जाओ, 5 लाख से ज्यादा होते ही नगर निगम बना दो, और 1 से 5 लाख पर क्या बना दो, नगर परिषद बना दो। ये देखो नगर परिषद है, ये निगम परिषद नहीं है। यहाँ पे ये भ्रम होता है कई बार कि ये नगर परिषद, आपको एग्जाम में क्या दिखने लग जाती है, निगम परिषद। अपने आप हेल्यूसिनेशन होता है। हेल्यूसिनेशन का मतलब भ्रम जाल, माया जाल हो जाता है। और ये नगर परिषद आपको उस वक्त क्या दिखती है, निगम परिषद दिखती है। अब 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी पर देन नगर परिषदों में एक निर्वाचित परिषद होती है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि निगम परिषद किसके पास है, और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि निर्वाचित परिषद किसके पास है। और बड़ी खुशी की बात है, ये दोनों उस क्षेत्र की जनसंख्या से आएगी, उस क्षेत्र की जनता चुनेगी। उस क्षेत्र की कौन चुनेगी, जनता। ये भी कौन चुनेगी, उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र की जनता चुनेगी। परंतु ये कहां देखने को मिलती है आपको, नगर निगम में, और ये कहां देखने को मिलती है आपको, नगर परिषद में। ये आपको बहुत अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना है। डबल टिक भी मैंने क्या कर दिया है, आपको दे दिया है। उसके बाद देखो परिषद अपने से ही क्या चुनती है, अध्यक्ष। यहाँ पे ये गौर रखना है कि नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो उन्हीं लोगों में से क्या किया जाता है, चुना जाता है। वर्तमान में नगर परिषदों की संख्या याद रखनी है, नगर परिषदों की संख्या गौर से देखो कितनी है, 38 है। गौर से अपनी आंखों को इसी गोले के अंदर बिठाओ तो आपको ऑटोमेटिक क्या याद हो जाएगा, 38। फिर उसके बाद जहां कहीं भी आपको 38 दिखे वहां आपको सीधा क्लिक होना चाहिए कि अच्छा आज हमने नगर परिषद की संख्या पढ़ी थी और वो कितनी है, 38। तो एक बार रिवाइज करते हैं, हमारे पास नगर निगम कितने हैं, 11। या आप इसको कैसे याद कर सकते हो, 10 + 1, एक अभी लेटेस्ट बना है। फिर हमारे पास नगर परिषद कितनी है, नगर परिषद है हमारे पास, सीधा याद रखो 38 है। कितनी है, 38। और बता चमत्कार देखो, अभी 8 और 3 को जोड़ दो तो ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। कितना आ जाता है, 11। तो ये तो संयोगवश अच्छी चीज निकल के आ गई। आगे चले। हाँ, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नगर पालिका बोर्ड। क्या पढ़ेंगे हम, अब नगर पालिका बोर्ड पढ़ेंगे। तो देखो नगर पंचायत की जगह राजस्थान में नगर पालिका बोर्ड बनाया गया है। तो पहली चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्पेशली राजस्थान, देखो राजस्थान वाले लोग बड़े क्या हैं,
स्पेशल है, तो वो कहते हैं यार हमें नगर पंचायत नहीं कहना है, हमें क्या नहीं कहना, नगर पंचायत नहीं कहना। इसलिए नहीं कहना कि उससे हमें कंफ्यूजन होता है पंचायत और नगर पंचायत। तो बोले हम क्या कहेंगे, बोले हम बोलेंगे नगर पालिका बोर्ड। क्या बोलेंगे हम, नगर पालिका बोर्ड। तो राजस्थान स्पेशल है, तो उसने नगर पंचायत को क्या बोला है, उसने नगर पंचायत को बोला है अपनी नगर पालिका बोर्ड। क्या बोला है, नगर पालिका बोर्ड। अब राजस्थान में नगर पालिका बोर्डों को डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, नगर पालिका बोर्ड सेकंड से श्रेणी, कौन सी श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, नगर पालिका बोर्ड तृतीय श्रेणी, और नगर पालिका बोर्ड चतुर्थ श्रेणी। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि क्या राजस्थान के अंदर नगर पालिका बोर्ड की श्रेणियां है। तो हाँ, राजस्थान के अंदर नगर पालिका बोर्ड की श्रेणियां हैं। इनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, एक है सिंपल नगर पालिका बोर्ड, फिर है नगर पालिका श्रेणी द्वितीय, फिर नगर पालिका बोर्ड श्रेणी तृतीय, फिर नगर पालिका बोर्ड श्रेणी चतुर्थ। तो देखो नगर पंचायत की जगह राजस्थान में क्या इस्तेमाल होता है, नगर पालिका बोर्ड। अब नगर पालिका बोर्ड श्रेणी द्वितीय है, तृतीय है और चतुर्थ है। अब देखो ये सब जनसंख्या के हिसाब से है, जो भी सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वो सब किसके हिसाब से है, जनसंख्या के हिसाब से। अब देखो अगर जनसंख्या 20,000 से 1 लाख के बीच है, मतलब 1 लाख से कम है और 20,000 से ज्यादा है, तो देखो अपना एक स्केल बन जाएगा। हम सबसे छोटा स्केल लेते हैं कि हमारे पास 20,000 है और 1 लाख से क्या है, कम है। तब आप अपने दिमाग में ऑटोमेटिक ध्यान रखना कि नगर पालिका के बोर्ड बनेंगे। क्या बनेंगे, नगर पालिका के बोर्ड। एनपीबी का मतलब है नगर पालिका बोर्ड। अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में, किसके बीच में है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तब क्या बना देना आप, नगर परिषद बना देना। क्या बना देना, नगर परिषद। और अगर आपकी जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा है तब आप क्या बना देना, नगर निगम बना देना। एन एन का मतलब क्या है, नगर निगम बना देना। अब हम देखते हैं कि जो नगर पालिका बोर्ड है ना, उसमें भी सीरीज है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी किसके बिहाफ पर है, किसके आधारों पर है, तो सिंपल ये भी किसके आधारों पर है, जनसंख्या के आधारों पर। तो देखो नगर पालिका बोर्ड सेकंड, इसमें इस बार आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो जनसंख्या का डाटा है वो देखना है कि 50,000 से लेके 99,999, ठीक है, 99,999 की जो आबादी है वो कहाँ जाती है, नगर पालिका बोर्ड सेकंड में। और उसमें भी देखो प्रति व्यक्ति आय भी ऐड की गई है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय 200 रुपए या उससे क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो वो कौन सा बोर्ड होगा, नगर पालिका बोर्ड द्वितीय। तो 50,000 से 99,999। अब 99,999 क्यों रखा, ये आप अभी स्वयं चैट बॉक्स में आंसर दीजिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रखकर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लाख से कम, इसलिए यहाँ डाटा कौन सा आया है, 99,999। क्लियर। और आपको प्रति व्यक्ति आय भी ध्यान रखनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 200 रुपए या अधिक। देखो यहाँ कम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फोकस रखना, या तो प्रति व्यक्ति आय 200 रुपया हो या 200 रुपया से अधिक हो। वो मीम्स देखा है क्या, अभी वैसे भी दिवाली की सफाइयां चल रही है, तो आप अगर अपनी मम्मी को सफाई करा रहे हो तो बोल देना मम्मी दिहाड़ी में क्या दोगे, तो मम्मी बोल देगी 200 रुपया से ज्यादा नहीं दूंगी मैं, ठीक है। तो 200 रुपया या अधिक। अब नगर पालिका बोर्ड तृतीय, तो नगर पालिका बोर्ड तृतीय, तो जनसंख्या देखो 25,000 से 49, 49,999, ठीक है, उतनी है। और पैसे कितने हैं, प्रति व्यक्ति आय के 150 रुपए। तो सिंपल कर लो, इधर लिख लो सेकंड, इधर लिख लो थर्ड और इधर लिख लो फोर्थ। यहाँ पे लिख लो 50,000 और यहाँ लिख दो 99,999 और लिख लो आय, प्रति व्यक्ति आय। और कितनी होनी चाहिए ये प्रति व्यक्ति आय, 200 या उससे ज्यादा। थोड़ा सही करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को जब पीपीटी मिले तो आपका थोड़ा तकलीफ दूर हो जाए। तो 50,000 से कितने, 99,999 के बीच, और प्रति व्यक्ति आय कितनी, प्रति व्यक्ति आय कितनी, 200 रुपए या इससे अधिक। प्लस के साइन का मतलब है इससे अधिक। देन आप देखो नगर पालिका बोर्ड तृतीय, तो 25,000
25,000 से लेकर कितनी 49,999 के बीच में, और प्रति व्यक्ति आय कितनी रख दो 150 रुपए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ सीरीज की तरफ। अब फोर्थ बेचारा एकदम सिंपल सा, वो कह रहा है 25,000 से कम है मेरी आबादी, कितनी है 25,000 से कम है। तो एक बार और फिर से लिख लेते हैं कि हमारे पास सेकंड है, हमारे पास थर्ड है और हमारे पास फोर्थ है। जो सेकंड है वो क्या कह रहा है कि 50,000 से कितनी होनी चाहिए आपके पास 99,999, और आपके पास प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए 200 या इससे अधिक। फिर वो थर्ड में क्या कह रहा है, तो वो थर्ड में कह रहा है आपको कि 25,000 से 4999। तो देखो यहां लिखते हैं 25,000 से 4999 के बीच में, और प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए आपकी 150 रुपीज, 150 रुपए। ठीक है, फिर हम चलते हैं चतुर्थ श्रेणी में। तो चतुर्थ श्रेणी में तो सिर्फ आपको क्या याद रखनी है, आबादी ही याद रखनी है, और वो किससे कम होनी चाहिए 25,000 से कम होनी चाहिए। अगर आपने इंदिरा रसोई योजना शहरी पढ़ी है ना, तो आपने जरूर वहां देखा होगा कि उसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर नगर पालिका बोर्डों को डिफाइन किया गया है कि नगर पालिका श्रेणी द्वितीय, नगर पालिका श्रेणी तृतीय और नगर पालिका श्रेणी चतुर्थ। अब यहाँ वर्तमान में हम देखते हैं कि नगर पालिका द्वितीय श्रेणी ही हमारे पास कितनी है 15 है। कितनी है 15। ये हमको सिर्फ क्या करना है रीड आउट। अब वैसे तो आपको ये तो याद ही रखना है कि नगर निगम कितने हैं, तो आप इच्छा है सीधा याद करो 11 या 10+1 याद कर लो। और नगर परिषद कितने हैं हमारे पास, तो नगर परिषद हमारे पास कितने हैं 38। अब नगर पालिका द्वितीय श्रेणी कितनी है हमारे पास 15। नगर पालिका तृतीय श्रेणी कितनी है हमारे पास 58। फिर नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी कितनी है हमारे पास 145। अब नगर निगम कितने हो गए 11, नगर परिषद कितनी हो गई 38, नगर पालिका द्वितीय कितनी हो गई 15, नगर पालिका तृतीय कितनी हो गई 58, और नगर पालिका चतुर्थ कितनी हो गई 145। इन तीनों को जोड़ो तो आपके पास कुल नगर पालिका बोर्ड की संख्या आ जाएगी। तो वो कितना है 267 है। कितना है 267। देखो 6 और 2 जोड़ने पे 8 होता है, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है 7 बस। तो देखो फिर से देख लो, नगर निगम कितने हैं आपके पास 11, या आप चाहो तो 10+1 याद रख लो। देन आप याद रख सकते हो कि आपके पास नगर परिषद कितनी है, तो आपके पास नगर परिषदों की संख्या कितनी है 38। और आपके पास कुल, देखो मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ कुल। अगर आपसे पूछे कि आपके पास कुल नगर पालिका बोर्ड कितने हैं, दोनों तीनों मिला के द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका बोर्ड, तो वो कितने हैं आपके पास, तो 267 है। कितने हैं 267। एग्जाम के लिए क्या हो जाएंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ऐसे भी अगर आपसे पूछे द्वितीय सबसे कम है 15, सबसे ज्यादा कौन सी होगी चतुर्थ, तो देखो 15 के बीच में क्या घुसा दिया इन्होंने 4, और फिर यहाँ कितने लिखे हुए हैं 58। तो बहुत सिंपल है, सेकंड को याद रख लो कितने हैं 15, फोर्थ अपने आप याद आएगा आपको 145, अभी याद हो गया होगा। फिर थर्ड रखता है उसमें लिख दो 58। तो ये आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी आपको क्या रह जाएगी याद रह जाएगी। आगे चले, चलो। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सब लोगों की, अच्छी चल रही है। तो अभी तो दिवाली होगी, तो दिवाली में कोशिश करना कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ऐसे एकदम से छूट ना जाना, पूरा दिवाली में मत गुम जाना, थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा पढ़ना। अब देखो, राजस्थान नगर पालिका नगर परिषद में निर्धारित नीतियों की क्रियान्विति हेतु क्वेश्चन आएगा कि भाई राजस्थान नगर पालिका के अंदर, नगर परिषद के अंदर जितनी भी पॉलिसीज बनती है गवर्नमेंट की, आती है कैसे शहर में क्या क्या काम करना है, उसके लिए जरूर एक अधिकारी होना चाहिए, वरना वो क्या हो जाएगी अनाथ हो जाएगी। बिना अधिकारी के संस्थाएं क्या होती है अनाथ, जैसे बिना टीचर के स्कूल अनाथ है ना, और वैसे ही संस्थाएं जो होती है वो बिना अधिकारी के क्या हो जाती है अनाथ हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको एक अधिकारी की आवश्यकता होगी, जिसकी परीक्षा अभी हाल ही में हुई है और बड़ी चर्चित रही है। जो कौन सी है, अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति की जाती है,
अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई नगर पालिका और नगर परिषद में जो निर्धारित नीतियों को लागू करना है, सारा काम देखना है, उसके लिए सरकार जो है वो कौन सा अधिकारी लाएगी। तो याद रखना वो कौन सा अधिकारी है, अधिशासित अधिकारी है, जिसकी आप देखो अभी परीक्षाएं कितनी चर्चित रही है, रिजल्ट भी नहीं आया अभी तक। ठीक, अगला देखो, राजस्थान में प्रथम श्रेणी की नगर परिषद, यहां से क्वेश्चन आएगा कि जो प्रथम श्रेणी की नगर परिषद है उसमें अधिशासी अधिकारी को क्या कहते हैं, आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आयुक्त। नगर पालिकाओं में इसे क्या कहते हैं, अधिशासी अधिकारी कहते हैं। वहीं छोटी नगर पालिका में इसे क्या कहते हैं, सचिव कहते हैं। तो आप सिंपल सिंपल याद कर लो कि जो प्रथम श्रेणी वाली है वहां हम अधिशासी अधिकारी कहेंगे। फिर जहां नगर पालिका नहीं सॉरी जहां प्रथम श्रेणी की नगर परिषद है वहां उसको हम अधिशासी अधिकारी को आयुक्त कहेंगे। जहां नगर पालिका है वहां हम उसे क्या कह देंगे, अधिशासी अधिकारी कह देंगे। और जहां छोटी नगर पालिका है वहां उसे क्या कहेंगे, सचिव। ये जो सचिव वाला क्वेश्चन है ये मुझे लगता है कि ये क्या किया जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है। आगे चलो। हाँ, अब छावनी मंडल इंपॉर्टेंट, रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं ये कैंटोनमेंट एरिया, क्योंकि यहाँ मिलिट्री रहती है, यहाँ सेना रहती है। और हाल ही में सरकार ने इनको डिप्लीट, खत्म करने का या डिसॉल्व करने का या हटाने का क्या किया है, निर्णय किया है, या डिलीट करने का निर्णय लिया है। तो छावनी मंडल को चूंकि अभी केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि इनको क्या कर दिया जाए, अब विघटित कर दिया जाए, क्योंकि जरूरत नहीं है। तो इसीलिए छावनी मंडल पर आपको फोकस रखना है। ब्रिटिश काल में निर्मित छावनी बोर्ड अधिनियम 1924 के तहत बने थे। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो अभी छावनी बोर्ड है मौजूदा थी, जैसे राजस्थान में नसीराबाद थी, वो कौन से एक्ट के तहत थी, तो वो छावनी बोर्ड अधिनियम 1924। तो यहाँ इसके बाहर लिख लो कि कौन सा एक्ट है ये, छावनी बोर्ड अधिनियम, छावनी बोर्ड अधिनियम 1924 के तहत है। अब किसके अधीन है, तो ये देखो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि छावनी मंडल में कौन कौन होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एपी के अंदर, क्योंकि ये चर्चा का विषय रही है और वो पूछने की मूड में है। तो यहाँ गौर रखें, छावनी मंडल में आधे सदस्य किसके होंगे, सेना के अधिकारी। बट ऑब्वियसली बात है कि ये कैंटोनमेंट एरिया है, सैनिक क्षेत्र है, तो छावनी बोर्ड जब भी बनेगा तो आधे सदस्य हमेशा किसके होंगे, सैन्य होंगे। आप इसको ऐसे समझे कि अगर आप एक हॉस्पिटल में जाएं तो हॉस्पिटल में दो चीजें जरूरी हैं, एक इलाज जरूरी है और दूसरा हॉस्पिटल का प्रशासन जरूरी है। तो जो भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए बोर्ड बनेगा उसमें एक तो होंगे डॉक्टर्स और दूसरे होंगे प्रशासनिक अधिकारी। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक हॉस्पिटल को रन करेंगे। हॉस्पिटल के बोर्ड में वही लोग होंगे। ठीक वैसे ही आप छावनी में देखते हो कि छावनी में जनता भी रहती है और छावनी में कौन रह रहे हैं, सेना भी रह रही है। तो सेना की तरफ से सेना के अधिकारी होंगे और जनता के क्षेत्र से कोई ना कोई असैनिक अधिकारी वहां मौजूद रहेगा, तभी क्या बन पाएगा, छावनी बोर्ड बन पाएगा। अब देखो आधे सदस्य किसके होंगे, सेना के अधिकारी के, और आधे सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे, असैनिक नागरिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको गौर रखना है कि छावनी मंडल के अंदर जो सदस्य होंगे वो दो तरीके के होंगे, आधे सैन्य अधिकारी होंगे और आधे असैन्य नागरिक होंगे। फिर देखो छावनी बोर्ड के अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष सेना का कमांडिंग ऑफिसर होगा। तो छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो सेना का कमांडिंग ऑफिसर। तो यही लिख लो कि छावनी बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, सेना का कमांडिंग ऑफिसर। कौन होता है, सेना का कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर याद रखना है आपको। उपसभापति आप असैनिक नागरिकों में से भी जिनका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष। तो देखो जैसे आधा आधा बोर्ड बनाया ना, वैसे ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बांट लिया या सभापति या उपसभापति को बांट लिया कि हम अध्यक्ष तो बना रहे हैं सेना के कमांडिंग ऑफिसर को, और जो हमारा उपसभापति होगा वो हम क्या कर लेंगे, असैन्य नागरिकों में से ले आएंगे। तो ज्यादा ज्यादा कितने साल रह सकता है, 3 साल रह सकता है। अब बताओ छावनी बोर्ड अच्छे से समझ में आया, और ये आना भी चाहिए इस साल अच्छे से समझ में, क्योंकि ये एग्जाम में टपक सकता है। ठीक, आगे चलूं।
हाँ, वर्तमान में देश की सभी छावनी पर सितंबर 2006 से नए कानून लागू है। अगला क्वेश्चन देखो, पहले कौन सा कानून था? तो आपका कानून था छावनी बोर्ड अधिनियम 1924। अभी कौन सा लागू था वर्तमान में? सितंबर 2006 से नया कानून। और अब क्या, अब हटाने का निर्णय लिया है। अब क्या किया है? इनको हटाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो देखो, राजस्थान वर्तमान में देश की सभी छावनी पर सितंबर 2006 से नए कानून लागू है। राजस्थान में केवल एक छावनी बोर्ड नसीराबाद अजमेर में थी, जिसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने खत्म करने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। तो यहाँ तक छावनी बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं, छावनी बोर्ड अच्छे से याद रखनी है। अब चलते हैं आगे, विकास प्राधिकरण। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे पास? विकास प्राधिकरण, जिसको आपने देखा भी है, जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे आपने देखी है जेडीए, है ना, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वही है ये विकास प्राधिकरण। अब विकास प्राधिकरण, जैसे मैंने बोला जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आपको सीधा याद आना चाहिए महानगरों के लिए। किसके लिए है? महानगरों के। तो महानगरों के क्षेत्र के विकास हेतु ये क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राय सरकारी अधिकारी, यही लाइन इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। आपको याद रखना है कि विकास प्राधिकरण के सदस्य कौन होंगे? सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। कौन होंगे? सरकार द्वारा मनोनीत, सरकार द्वारा मनोनीत प्रशासनिक अधिकारी होंगे। कौन से अधिकारी होंगे? सरकार द्वारा मनोनीत प्रशासनिक अधिकारी होंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। इसको मैं अलग पेन से भी अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ताकि आपको ये समझ आ सके कि ये एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। वैसे जिसको ये पीपीटी मिलेगी उसको ध्यान आ जाएगा। और कहाँ मिलती है पीपीटी? तो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जाइए, और ये जो राजस्थान का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज है। जब आप उसको परचेज करोगे प्ले स्टोर पर हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पे जाके, तब आपको टेस्ट पेपर के साथ ये वीडियो क्लास का और ये सारी की सारी पीपीटी वहां मिलेगी। ठीक, अब देखो, राजस्थान में आपके पास जयपुर में, आपके पास जोधपुर में और आपके पास अजमेर में क्या है? विकास प्राधिकरण है। तो हमारे पास 3 है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो, JAJ से याद रखते हो। किससे याद रख सकते हो? JAJ से। तो जयपुर, अजमेर और जोधपुर, इन तीनों जगह अभी क्या है? डेवलपमेंट अथॉरिटीज काम कर रही है। फिर देखो, चौथा विकास प्राधिकरण की घोषणा बजट 2022-23 में किसके लिए की गई है? कोटा के लिए की गई है। जरूरी भी है, क्योंकि कोटा अब सामान्य शहर नहीं रहा। कोचिंग इंडस्ट्री ने कोटा को क्या कर दिया है? बहुत डेवलप कर दिया है। तो वहां के लिए भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की मांग उठने लगी है। तो अभी बजट 2022-23 के अंदर इसकी घोषणा की गई है। तो अगर क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि कितनी स्टैब्लिश हो चुकी है, कितनी लागू हो चुकी है या कितनी बन चुकी है, तब तो 3 है। आपके पास जयपुर है, अजमेर है और जोधपुर है। लेकिन किसकी घोषणा अभी हाल ही में बजट में की गई है? कोटा की गई है। अब इसके अतिरिक्त ये लोग एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी बना रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए भी बना रहे हैं, जिसको बोला गया है भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण। पर ये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए है, बाकी जो है वो महानगरों के लिए है। क्लियर? आगे चलूं? हाँ, नगर विकास न्यास, जिसको आप UIT के नाम से जानते हो, है ना, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। और इसका जो फेमस नेम है ना, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है, वो है इसका UIT। आपने देखा होगा बहुत सारे राजस्थान के नगरों के अंदर। तो ये छोटे शहरों के लिए बनाई जाती है। तो देखो, एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आपको याद रखना है। एक है आपके पास विकास प्राधिकरण। देखो, अगर मम्मी है ना, सभी बच्चों को जैसे बड़ा है, छोटा है और उससे छोटा है, अगर तीनों को अलग अलग, एक को दिवाली पे कपड़े दिला दे और बाकी 2 को नहीं दिलाए, तो बाकी 2 रोने लग जाएंगे ना, खूब खूब रोएंगे और मम्मी को परेशान कर देंगे। तो मम्मी क्या करती है?
उनकी उम्र के हिसाब से, बड़े के अनुसार बड़े को, छोटे के अनुसार छोटे को, और सबसे छोटे के अनुसार छोटे को दिवाली पे गिफ्ट दे देती है। बिल्कुल सरकार ने भी वैसे ही रेवड़ी बांट रखी है कि महानगर के विकास के लिए आप मुझसे क्या ले जाओ, विकास प्राधिकरण ले जाओ। छोटे शहर होना तो विकास प्राधिकरण तो नहीं बन सकता, क्या बनवा लो, नगर विकास न्याय बनवा लो। अगर सैन्य क्षेत्र है तो छावनी बोर्ड बनवा लो। जैसा आपका प्रवृत्ति है वैसा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो विकास प्राधिकरण और नगर निकास न्यास, नगर विकास न्यास, इन दोनों में एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि ये महानगरों के लिए है, और ये आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। और ये किसके लिए है, छोटे शहरों के लिए है। किसके लिए है, छोटे शहरों के लिए। इसका भी अध्यक्ष कौन मनोनीत करेगा, राज्य सरकार मनोनीत करेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है, राज्य सरकार मनोनीत करता है। तो यूआई टीम कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब आवासन मंडल, जो कि इस बार बहुत चर्चा में रहा है, इम्पोर्टेंट है ना। आवासन मंडल ने तो इतने इतने प्राइज जीते हैं, इतने प्राइज जीते हैं कि मतलब पूछो ही मत। इसका आपको डेट याद रखना है, 24 फरवरी 1970। मेरे को बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ज्यादा, कि ये क्या करेंगे, एपी के एग्जाम में इसका स्टैब्लिशमेंट डेट पूछेंगे, क्योंकि शहरी स्वशासन लगा रखा है और आवासन मंडल ने इस बार इतने प्रोग्राम चलाए, इतने इन्होंने प्राइज जीते हैं कि ये श्योर है कि आरएस में इन्होंने नहीं पूछा तो ये निश्चित कहाँ पूछने वाले हैं। एपी के लिए इन्होंने सेव करके रखा था इस क्वेश्चन को। तो आप ध्यान रखोगे कि ये 24 फरवरी 1970 को बना है। और जब भी अगली क्लास जो एमसीक्यू की होगी ना, उसमें आते से पहले टाइप करना कि आवासन मंडल कब बना है, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब ये सारे सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो क्लियर, आगे चलो। हाँ, आज की क्लास हो गई और विधिवत रूप से बड़े बड़े टॉपिक के साथ जो पॉलिटी है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब छोटे एपी के हिसाब से 3 टॉपिक रहे हैं, वो आपको कंबाइंड एक क्लास में देखने को मिल जाएंगे या 2 में देखने को मिल जाएंगे। फिर हम इकोनॉमिक सर्वे शुरू करेंगे। कल जब आप क्लास देखोगे वो शहरी स्वशासन के एमसीक्यूज की होगी। और अच्छे से पढ़ाई करें और खूब अच्छे से दिवाली भी बनाएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, कल मिलेंगे।